स्वागत करता हूं सभी साथियों का एक बार पुनः भारतीय विजन क्लासेस में। आज हम इस क्लास में आदिकाल से संपूर्ण निचोड़ एमसीक्यू देखेंगे। तो जितने भी साथी हैं सभी साथी आज की इस क्लास से जुड़ जाएंगे। अगर आप आदिकाल की तैयारी कर रहे हैं, आपका नोट्स की तैयारी अगर बहुत ही बेहतरीन है तो आप यहाँ पर प्रश्नों को भी मिला लें कि आप कितने सही कर रहे हैं। यानी परीक्षा में जाने से पहले अपने आप को इस कदर तैयार कर लें कि एग्जाम में जाने के बाद आपको कोई दिक्कत ना हो। तो जितने भी आदिकाल से महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षा में बार बार आते हैं, उन सभी प्रश्नों को देखेंगे और साथ ही साथ आदिकाल का निचोड़ प्रश्नों को भी देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की इस क्लास को। पहला प्रश्न है किस ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है? किस ग्रंथ में राधा और कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है? ऑप्शन ए है मृगावती, बी पदावली, सी पद्मावत, डी मधुमालती। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पदावली। पदावली किनकी रचना है? तो पदावली जो है विद्यापति की रचना है जो मैथिली भाषा में है और इसी रचना के आधार पर विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसे भी देख लेते हैं। तो निराला जी का नाम आप जानते ही होंगे। निराला जी ने पदावली के जो सिंगारिक पदों की मादकता है उसको उन्होंने नागिन की लहर कहा है, याद रखिएगा। और मृगावती के रचनाकार कौन है? तो कुतुबन है। और पद्मावत के रचयिता कौन है? तो जायसी हैं। और मधुमालती के रचयिता मंझन कवि हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है बिसलदेव रासो की नायिका का नामोल्लिखित कीजिए। बिसलदेव रासो की जो नायिका है उसका नामोल्लेख करना है। ऑप्शन ए पद्मावती, ऑप्शन बी राजमती, ऑप्शन सी इंद्राणी, ऑप्शन डी कमला। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजमती। राजमती जो है वो बिसलदेव रासो की क्या है? तो नायिका हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं बिसलदेव रासो से, उसे भी देख लेते हैं। तो बिसलदेव रासो की नायिका राजमती हैं। पॉइंट बना देखते जाइएगा। यह एक वीर गीत काव्य है। इसमें 4 खंड है। कितने खंड है? 4 खंड है। प्रथम खंड में क्या हुआ है? तो प्रथम खंड में राजमती एवं बिसलदेव का विवाह का वर्णन है। द्वितीय खंड में बिसलदेव का राजमती से रूठकर उड़ीसा प्रस्थान का वर्णन है। तृतीय खंड में राजमती का विरह वर्णन किया गया है। और चतुर्थ खंड में बिसलदेव द्वारा राजमती को उसके पिता के घर से वापस लाने की कथा वर्णित है। तो पद्मावती जो है यह मलिक मोहम्मद जैसी कृत क्या है? तो पद्मावत की एक स्त्री है, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पर पद्मावती जो ऑप्शन में है ये मलिक मोहम्मद जैसी की जो पद्मावत रचना है उसकी स्त्री पात्र है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है चर्या पद के रचयिता हैं। चर्या पद के रचयिता हैं। ऑप्शन ए सरहप्पा, ऑप्शन बी सबरप्पा, ऑप्शन सी लुईपा, ऑप्शन डी कुकृपा। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा चर्या पद के रचयिता जो हैं वो कौन है? तो सबरप्पा हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पंक्ति यहाँ पर आई है, पीति चितौड़ न आवू सावन पहली तीज, जोवे बाट बिरहनी खिनकिन अणवे खीज, संदेशो पीन साहिबा पाछो फिरई न देह, पंछी घालिया पिंजरे छुट्टन रोह संदेह। अब ये पंक्ति जो है उक्त पंक्तियाँ किस रचना की है, यानी किस रचना की है यह सवाल पूछा है। यहाँ पर ऑप्शन ये है करकंड चरिऊ, ऑप्शन बी खुमान रासो, ऑप्शन सी ढोला मारूरा दूहा, ऑप्शन डी पद्मावत। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी खुमान रासो। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब खुमान रासो से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को यहाँ देख लिया जाए। तो खुमान रासो जो है यह एक प्रबंध काव्य है, याद रखिएगा। खुमान रासो प्रबंध काव्य है और इसके रचयिता कौन है? तो दलपति विजय हैं। पद्मावत के रचयिता कौन है? तो जायसी हैं। करकंड चरेऊ के रचयिता कौन है? तो कनकाम्र मुनि हैं। और ढोलुला मारूरा दोहा के जो रचयिता हैं कलोल हैं, यानी कलोल कवि जो है ढोलुला मारूरा दोहा के रचयिता हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है
अगला प्रश्न है, जयचंद प्रकाश के रचनाकार हैं। जयचंद प्रकाश के रचनाकार हैं। ऑप्शन है ए जगनीक, बी भट्ट केदार, सी श्रीधर, डी नरपति नाल। जयचंद प्रकाश के रचनाकार कौन हैं? तो यहाँ पर आप बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जयचंद प्रकाश के रचनाकार भट्ट केदार हैं। कौन हैं? तो भट्ट केदार जयचंद प्रकाश के क्या हैं? तो रचनाकार हैं। यहाँ अन्य रचनाओं को भी हम देख लेते हैं। तो परमाल रासों के रचनाकार कौन हैं? तो जगनिक हैं। रणमल छंद के रचयिता कौन है? तो श्रीधर हैं। बिसलदेव रासों के रचयिता कौन है? तो नरपति नाल हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, सिद्धों और योगियों की रचनाओं के संदर्भ में यह कथन किसका है? सिद्धों और योगियों के संदर्भ में यह कथन किसका है? उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सारणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती है। उपर्युक्त जो कथन है वो किनका है? सिद्धों और योगियों के विषय में। तो यह कथन किसका है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी धीरेन्द्र वर्मा, ऑप्शन सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ऑप्शन डी डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र शुक्ल जी। इसके रचयिता कौन? इसके ये कथन किनका है? तो रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी को हिंदी साहित्य का जो ग्रंथ है उसका जो प्रकाशन वर्ष है वो कितना है? तो ये भी याद रखिएगा 1929 ईस्वी। 1929 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ का। अगला प्रश्न है, कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आया है। ऑप्शन नंबर ए है सोमप्रभ सूरी, बी है हेमचंद्र सूरी, सी है सारंगधर, डी है मेरुतंग। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सोमप्रभ सूरी। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उसे भी देख लेते हैं। तो याद रखिएगा कुमारपाल चरित्र के रचनाकार हेमचंद्र सूरी हैं। हमीर रासों के रचयिता कौन है? तो सारंगधर हैं। और प्रबंध चिंतामणि के जो रचयिता हैं वो कौन है? तो मेरुतुंग हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सभी तथ्य हैं, सभी रचनाएं महत्वपूर्ण है। प्रतियोगी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, संदेश रासक के लेखक हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। संदेश रासक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए नरपति नाल, बी अब्दुल रहमान, सी चंदबरदाई, डी जगनिक। तो संदेश रासक के रचयिता कौन है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न आया है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा संदेश रासक जो है वह अब्दुल रहमान की रचना है। इनकी है अब्दुल रहमान की रचना है संदेश रासक। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। संदेश रासक के रचनाकार अब्दुल रहमान है। अब अब्दुल रहमान से संबंधित जितने महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर सभी तथ्यों को समझेंगे। तो संदेश रासक जो है पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है, याद रखिएगा। संदेश रासक जो है वो पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है। देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रबंध प्रथम काव्य ग्रंथ है, याद रखिएगा। देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखा गया प्रथम काव्य ग्रंथ कौन है? तो संदेश रासक है। आगे बढ़ते हैं, संदेश रासक एक खंड काव्य है। क्या है? एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा वर्णित है। ये भी महत्वपूर्ण तथ्य है, प्रतियोगी परीक्षा में आ सकता है कि किस काव्य में विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा वर्णित है? तो संदेश रासक। नरपति नाल जो है बिसलदेव रासों के रचयिता हैं। चंदबरदाई जो है वो पृथ्वीराज रासों ग्रंथ के रचयिता हैं। और परमाल रासों के रचयिता कौन है? तो जगनिक है, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यापति की पदावली मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी, विद्यापति के जो पदावली है वो मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? ऑप्शन ए बांग्ला, ऑप्शन बी मराठी, ऑप्शन सी बिहारी, ऑप्शन डी उड़िया। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बांग्ला।
विद्यापति की जो पदावली है वो मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी बांग्ला भाषा से भी प्रभावित है, ये याद रखिएगा, महत्वपूर्ण तथ्य था। अब यहाँ पर विद्यापति से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्यों को हम देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो विद्यापति जो है वो शैव संप्रदाय से के कवि हैं, यानी शैव संप्रदाय से दीक्षित थे। भाषा की दृष्टि से विद्यापति की जो रचनाएं हैं वो 3 भाषाओं में हैं, संस्कृत भाषा, अवहट भाषा और मैथिली भाषा। यानी विद्यापति 3 भाषाओं में रचनाएं की हैं, लेकिन उनकी प्रसिद्धि का था आधार जो है वो पदावली है जो मैथिली भाषा में है, और इन्हीं के आधार पर इनको क्या कहा जाता है, तो मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर इनकी रचनाओं को हम देख लेते हैं। तो संस्कृत में कौन कौन सी रचनाएं हैं? शैव सर्वस्वसार, गंगा वाक्यावली, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, विभाग सार, लिखनावली, दुर्भक्त तरंगिणी, ये सभी क्या है, तो ये सभी जो हैं वे संस्कृत में है। अवहट में इनकी 2 रचनाएं हैं, कृतिलता और कृति पताका। कभी कभार कृतिलता कब जाता है, पुरानी अपभ्रंश की भी चर्चा होती है। पुरानी अपभ्रंश, पुरानी अपभ्रंश का मतलब होता है अवहट, याद रखिएगा, पुरानी अपभ्रंश मतलब अवहट। अब मैथिली में इनकी 2 रचनाएं हैं, पदावली और गोरक्ष विजय। आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। विद्यापति को जो है वो बच्चन सिंह ने क्या कहा है, तो विद्यापति को बच्चन सिंह ने जो है वो जातीय कवि कहा है। क्या कहा है? जातीय कवि कहा है। जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्धवाक कवि कहा है। सभी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, याद रखिएगा। और विद्यापति की जो रचना कृतिलता है, कृतिलता जो रचना, इनकी रचना कृतिलता है, यह जो रचना है भृंग भृंगी संवाद के रूप में इसकी रचना हुई है, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, पंक्ति फिर से आई है। अगला प्रश्न है, भला हुआ जो मारिया बहिनी हमारा कंतु, लजेजन तू वयं सियहु जई भई ज्ञा घरु इंतु। यह जो पंक्ति है, यह प्रसिद्ध पंक्ति जो है, ये पंक्ति इनमें से किस कवि की यह पंक्ति है, यह प्रश्न पूछा है। ऑप्शन ए है सारंगधर, ऑप्शन बी सोमप्रभ सूरी, ऑप्शन सी कन्हप्पा, ऑप्शन डी हेमचंद्र। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेमचंद्र। ये हेमचंद्र की क्या है, तो पंक्ति है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आदिकाल को चारण काल, आदिकाल को चारण काल किस कवि ने कहा? आदिकाल को चारण काल किस कवि ने कहा? ऑप्शन नंबर ए शिव सिंह सेंगर, ऑप्शन बी मिश्र बंधु, ऑप्शन सी राम कुमार वर्मा, ऑप्शन डी मोहन अवस्थी। तो आदिकाल को चारण काल इनमें से किस साहित्य इतिहास के लेखक ने कहा है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राम कुमार वर्मा। लेकिन अगर यह प्रश्न अगर यहाँ पर ऑप्शन में आपका अगर जॉर्ज ग्रियर्सन रहता तो आप जॉर्ज ग्रियर्सन को क्या करते, सही करते। क्यों करते? क्योंकि जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल कहा है, जबकि राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को जो है संधि और चारण काल कहा है। तो आदिकाल को 2 भागों में बांटा, संधि काल और चारण काल, जबकि जॉर्ज ग्रियर्सन सिर्फ चारण काल कहे। यहाँ ऑप्शन में जॉर्ज ग्रियर्सन नहीं थे, इसलिए इसका सही जवाब जो हो गया वो आपका राम कुमार वर्मा हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, अब यहाँ कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को पहले हम देख लेते हैं, फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सभी तथ्यों को हम देखते चलेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो ग्रंथ की रचना की है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1938 ईस्वी है। अब इस ग्रंथ में उन्होंने आदिकाल को क्या कहा है, तो संधि एवं चारण काल कहा है। क्या कहा है? संधि एवं चारण काल कहा है। डॉक्टर मोहन अवस्थी ने आदिकाल को क्या कहा है, तो आधार काल कहा है। क्या कहा है? आधार काल। आदिकाल को आधार काल कहने वाले विद्वान है डॉक्टर मोहन अवस्थी। अब शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज की रचना 1883 ईस्वी में की, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ अन्य भी महत्वपूर्ण तथ्य इसमें है, उसे भी हम देख लेते हैं। अब देखिए कुछ नामकरण है, ये नामकरण हम आपको आदिकाल का काल विभाजन एवं नामकरण जो वीडियो क्लास लिए थे उसमें हम चर्चा भी कर चुके हैं। तो आदिकाल को किस विद्वान ने क्या कहा है, तो चारण काल किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने।
बीजवपन काल किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। आरंभिक काल किसने कहा? मिश्र बंधुओं ने। वीरगाथा काल किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। आदि काल किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और सिद्ध सामंत काल कौन कहे हैं? तो राहुल सांकृत्यायन। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो हिंदी साहित्य, याद रखिएगा, अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए है आधुनिक काल, ऑप्शन बी रीतिकाल, ऑप्शन सी आदिकाल, ऑप्शन डी भक्ति काल। तो इसका बिल्कुल सही जवाब आप दे रहे हैं ऑप्शन सी आदिकाल। अमीर खुसरो जो हैं आदिकाल से संबंधित कवि हैं। आगे बढ़ते हैं। अब अमीर खुसरो से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्यों को हम देख लेते हैं, प्रतियोगी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आते हैं। तो अमीर खुसरो का जो जन्म है, यानी समय है 1253 से 1325। इनका जन्म 1253 ईस्वी में हुआ था। और इनका वास्तविक नाम क्या था? तो अबुल हसन। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन। इनके गुरु का नाम क्या था? यानी किनका शिष्य थे? तो निजामुद्दीन औलिया के अमीर खुसरो क्या थे? शिष्य थे। अमीर खुसरो अमीर खुसरो को खड़ी बोली का आदि कवि कहा जाता है। खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं का आरोहण देखा था। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी है। आगे बढ़ते हैं। अमीर खुसरो की ग्रंथों की रचना लगभग 100 बताई जाती है। कितनी बताई जाती है? 100 बताई जाती है, जिसमें से महत्वपूर्ण रचनाएं हैं खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सखुने, गजल। अमीर खुसरो के प्रसिद्धि का जो आधार है पहेलियाँ मुकरियाँ, जो इनकी प्रसिद्धि का क्या है? तो आधार है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इस संबंध में इसके अतिरिक्त कुछ और कहने की जगह नहीं है कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। पृथ्वीराज रासो विषयक यह स्थापना किसकी है? यानी पृथ्वीराज रासो के विषय में यह स्थापना किसकी है? यानी पृथ्वीराज रासो के विषय में यह जो कथन है, उनको जाली ग्रंथ बताने का जो कथन ये है, यह कथन को समझिएगा, यह किसकी कथन है? रामचंद्र शुक्ल, कविराज श्यामल दास, डॉक्टर बुलर, गौरीशंकर, हीरानंद ओझा। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्र शुक्ल जी ने पृथ्वीराज रासो के विषय में यह स्थापना की है। यह जो ग्रंथ है वास्तव में क्या है? तो जाली है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ महत्वपूर्ण तथ्यों को भी देखते हुए हमको चलना है, क्योंकि हम आपको यहाँ पर एमसीक्यू के साथ साथ यानी प्रश्नोत्तरी के साथ साथ आपको हम यहाँ पर व्याख्या भी करते हुए आपको चलते हैं, क्योंकि ये सभी महत्वपूर्ण है। तो पृथ्वीराज रासो जो है वह क्या है? वह जो है हिंदी साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। पृथ्वीराज रासो को रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी का प्रथम महाकाव्य मानते हैं, और इसके लेखक चंद्र दाई को हिंदी का प्रथम महाकवि भी मानते हैं। अब यहाँ पर पृथ्वीराज रासो के विषय में जो कुछ मान्यता है विद्वानों की, उनको हम देख लेते हैं। तो पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन कौन हैं? यानी अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान हैं डॉक्टर बुलहर, गौरीशंकर ओझा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, देवी प्रसाद। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य, प्रतियोगी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आता है पृथ्वीराज रासो से कि पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानने वाले विद्वानों में से कौन कौन है, या अप्रमाणिक मानने वाले विद्वानों में कौन कौन है, या अर्धप्रमाणिक मानने वाले विद्वानों में कौन कौन है। इस तरह के प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में देखे जाते हैं। तो अप्रमाणिक में देख लिए, और एक और है कविराज श्यामल दास, ये सभी क्या है? तो अप्रमाणिक मानते हैं पृथ्वीराज रासो को। जबकि पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन कौन हैं? तो श्याम सुंदर दास, कर्नल टाड, मिश्र बंधु, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, ये सभी प्रामाणिक ग्रंथ मानते हैं। और अर्ध प्रमाणिक ग्रंथ कौन कौन मानते हैं? यानी पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन कौन हैं? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, डॉक्टर दशरथ शर्मा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य था प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है। रामचंद्र शुक्ल जी का यह जो मान्यता है वो किस ग्रंथ के संदर्भ में है? बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रश्न आ गया है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है इसका, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। सिद्धों, नाथों, योगियों की रचनाओं के विषय में यह मत किनका है? यानी यह मत जो है किसका मत है? ऑप्शन ए जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन बी डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल और ऑप्शन डी मिश्र बंधु। तो यह कथन किनका है? ये वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। यानी सिद्धों और नाथों और योगियों की रचनाओं के विषय में यह कहा गया है कि उनकी जो रचनाएं हैं सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। प्रश्न को आप समझ गए। तो यह जो कथन है यह मत किसका है? तो बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रामचंद्र शुक्ल जी का यह मत है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब राउल बेल जो रचना है इसके विषय में प्रश्न आया है। तो राउल बेल के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है? राउल बेल के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है? अब यहाँ एक एक करके सभी तथ्यों को हम देखते हैं। ऑप्शन नंबर ये है, इसका रचयिता रोड़ा नामक कवि को माना जाता है। यह बिल्कुल सही है, इसके रचयिता रोड़ा नामक कवि हैं। यह मूलतः शिलांकित रचना है, यह भी बिल्कुल सही है। यह गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है, यह भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी है, इसमें राउल नामक एक नायक का शौर्य वर्णन है। यह विकल्प क्या है? तो यह विकल्प गलत है, क्योंकि इसमें नख सीख का वर्णन मिलता है। याद रखिएगा, इसमें जो है नायक और नायिका का नख सीख का वर्णन मिलता है, इसमें किसी राउल नामक नायक का शौर्य वर्णन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इतिहासकारों द्वारा मान्य हिंदी का प्रथम कवि को सुसंगत कीजिए। अब यहाँ पर यह जो प्रश्न है हाई लेवल का प्रश्न है, और अक्सर यह प्रश्न असिस्टेंट प्रोफेसर या यूजीसी नेट की परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न देखे जाते हैं, मिलान करने वाले प्रश्न या फिर सुसंगत वाले प्रश्न। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, तो किसने क्या कहा है। तो शिव सिंह सेंगर ने प्रथम कवि किसे माना है? तो शिव सिंह सेंगर ने प्रथम कवि जो है पुष्पदंत को माना है। पुष्य पुण्य भी देखने को मिलता है। राम कुमार वर्मा के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है? तो राम कुमार वर्मा के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि उन्होंने स्वयंभू को माना है, यानी अ का चौथा ब का पहला। राहुल सांकृत्यायन किसे माने हैं? तो सरहप्पा को माने हैं, और सर्वसम्मत द्वारा भी सरहप्पा को ही हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। गणपति चंद्र गुप्त किसे हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं? तो शालिभाद्र सूरी को मानते हैं। तो इसमें सभी ऑप्शन हम आपको बता दिए हैं। यानी शिव सिंह सेंगर पुष्पदंत को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं, राम कुमार वर्मा स्वयंभू को मानते हैं, राहुल सांकृत्यायन सरहप्पा को मानते हैं, और गणपति चंद्र गुप्त शालिभद्र सूरी को मानते हैं हिंदी का प्रथम कवि। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि विभिन्न विद्वानों द्वारा हिंदी के प्रथम कवि जो है वो उनके अनुसार सभी मतों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले मिश्र बंधु और शिव सिंह सेंगर किसे हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं? तो मिश्र बंधु और शिव सिंह सेंगर जो है पुष्पदंत या पुष्यपुंड को क्या मानते थे? हिंदी के प्रथम कवि मानते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा स्वयंभू को मानते हैं। डॉक्टर नगेंद्र और राहुल सांकृत्यायन सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। गणपति चंद्रगुप्त और शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि अब्दुल रहमान हैं। जयदेव सिंह और माता प्रसाद गुप्त गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं, और चंद्रधर शर्मा गुलेरी राजा मुंज को क्या मानते हैं? तो हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। आगे बढ़ते, अगला प्रश्न है, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? अब यहाँ पर सुमेलित विकल्प आया है, और अक्सर ऐसे प्रश्न तो आपको देखते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में आप देखने को मिलते हैं। श्रावकाचार, देवसेन, यह बिल्कुल सुमेलित है। सभी को देख लेते हैं। नेमिनाथ रास सुमति गनी, नेमिनाथ रास सुमति गनी, यह भी बिल्कुल सही है। भारतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी, यह भी सही है। रेवंत गिरी रास जिन धर्मश्री, यह विकल्प क्या है? सुमेलित नहीं है, क्योंकि रेवंत गिरी रास के जो रचयिता हैं वो विजय सेन सूरी हैं। कौन है? विजय सेन सूरी हैं। तो यह ऑप्शन क्या है आपका? बिल्कुल क्या है? तो असंगत है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब यहाँ पर कुछ रचनाएं हैं, देख लेते हैं।
तो श्राव कचार के रचनाकार देवसेन है, नेमिनाथ रास के रचयिता सुमति गनी है, भारतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता शालिभद्र सूरी हैं, और रेवंत गिरी रास के रचयिता कौन है? तो विजयसेन सूरी हैं। और रेवंत गिरी रास का जो समय है 1231 ईस्वी है, और यह क्या है? तो यह एक काव्य ग्रंथ है। क्या है? यह एक काव्य ग्रंथ है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सरहप्पा से संबंधित यह प्रश्न है। तो प्रश्न है, सरहप्पा से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है? सरहप्पा से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है? पहला ऑप्शन देखते हैं, वे सिद्ध साहित्य के प्रारंभकर्ता थे। बिल्कुल सही है, वे सिद्ध साहित्य के प्रारंभकर्ता थे, ये भी सही है। दोहा कोश उनकी प्रसिद्ध रचना है, यह भी बिल्कुल सही है। उनकी भाषा जो है वो सर्वत्र सीधी और सरल मानी जाती है। उनकी यह ऑप्शन क्या है? तो यह असंगत है। उन्होंने अंत साधना पर जोर देते हुए पंडितों को फटकार लगाई है, ये भी क्या है? तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर सी क्या है? इसका क्या है? तो ये असंगत पूछा है, तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उनकी भाषा सर्वत्र सीधी और सरल मानी जाती है, यह ऑप्शन क्या है? तो यह ऑप्शन जो है इसमें क्या है? तो असंगत है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को हम देख लेते हैं। आपका राहुल सांकृत्यायन ने सरहप्पा को हिंदी का क्या माना है? तो प्रथम कवि माना है, ये भी जानते हैं। अब उनकी समय जो 8वीं शताब्दी है। उनका मूल नाम क्या था? तो सरहप्पा का मूल नाम जो है राहुल भद्र था। ये पाल शासक धर्मपाल के समकालीन थे, याद रखिएगा। दोहा कोश इनकी प्रसिद्ध रचना है। दोहा कोश को पढ़ने से कभी कभी यह भ्रम भी हो सकता है कि इन कविताओं में सपाट बयानी है, लेकिन अर्थ सरल नहीं है। साधारणतः प्रतीत होने पर भी दोहों में भीतर शास्त्रीय अर्थ छिपा हुआ है, इसलिए इनकी जो भाषा है वो सरल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महामान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह उक्ति किसके विषय में है? ऑप्शन ए सरहप्पा, ऑप्शन बी गोरखनाथ, ऑप्शन सी रामानंद, ऑप्शन डी तुलसीदास। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोरखनाथ। आगे बढ़ते हैं। अब महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो पंक्ति है, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, यह जो प्रसिद्ध पंक्ति है ये तुलसीदास की पंक्ति है, और कई बार यह पंक्ति प्रतियोगी परीक्षा में यह पंक्ति पूछ चुकी है। अब शिव संप्रदाय का विकसित जो और परिवर्तित जो रूप है वही क्या है? नाथ संप्रदाय है। यानी शिव संप्रदाय से ही विकसित जो हुआ है नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय के लोग जो है, याद रखिएगा, कान में छेद करके कुंडल पहनते थे, इसलिए इनको कनफटा योगी भी कहा जाता है। तो नाथ संप्रदाय यानी नाथों को ही कनफटा कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा क्योंकि महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। अब गोरख सिद्धांत संग्रह में गोरखनाथ को ईश्वर के संतान के रूप में संबोधित किया गया है। गोरखनाथ का समय डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन 845 ईस्वी माना है। गोरखनाथ की जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो सभी रचनाओं को हम देख लेते हैं जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से। वे सभी रचनाएं हैं अमनस्क योग, गोरक्ष विकल्प, गोरक्ष शतक, गोरक्ष संहिता, महार्थ मंजली, ज्ञानमृत योग, योग चिंतामणि, विवेक मार्तन, हठ योग, हठ संहिता, ये सभी क्या हैं? तो गोरखनाथ की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, और गोरखनाथ को ही नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक भी माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वान ने पृथ्वीराज रासों के किस संस्करण को मूल रासों मानते हैं? यानी डॉक्टर दशरथ शर्मा और अन्य कुछ विद्वान पृथ्वीराज रासों के जो संस्करण है, पृथ्वीराज रासों के कुल 4 संस्करण हैं, इनमें से किस संस्करण को मूल रासों मानते हैं? ऑप्शन ए बृहत्तम संस्करण जिसमें 16,306 छंद हैं, बी मध्य संस्करण जिसमें 7,000 छंद हैं, सी लघु संस्करण जिसमें 3500 छंद हैं, और डी सबसे छोटा संस्करण जिसमें 1300 छंद हैं। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सबसे छोटा संस्करण जिसमें 1300 छंद है। इसे ही दशरथ शर्मा और अन्य कुछ विद्वान क्या मानते हैं? तो वे सभी मूल रासों मानते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर रासों से संबंधित जितना भी महत्वपूर्ण तथ्य है उसे भी हम देख लेते हैं।
तो पृथ्वी राज रासों के जो रचनाकार हैं वो कौन है? तो चंद्रबर दाई हैं। सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को देखिएगा। चंद्रबर दाई का जो जन्म है 1168 ईस्वी में लाहौर में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। इनका वास्तविक नाम क्या था? तो चंद्रबर दाई का जो वास्तविक नाम है वह पृथ्वी भट्ट था, ये भी याद रखिएगा। पृथ्वी राज रासों में कुल 69 समय है, यानी 69 समय या 69 सर्ग कह सकते हैं। और जिसमें आदि पर्व समय, जिसका जो 10वां समय है आदि पर्व, 20वां समय का जो टॉपिक है पदावली समय है, 57वां जो समय यानी 57वां सर्ग में जो है कैमास वध का समय दिया हुआ 57वां, और सबसे मार्मिक समय है, ये भी याद रखिएगा। 61वां समय जो है कन्न उज समय है, और यह सबसे बड़ा समय है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को भी देख लेते हैं। अब यहाँ प्रमाणिक और हम आप चर्चा कर चुके हैं कौन अप्रमाणिक मानते हैं पृथ्वी राज रासों को, कौन अर्धप्रमाणिक और कौन प्रमाणिक मानते हैं, इसकी चर्चा भी हम कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है बिसलदेव रास के संपादनकर्ता इनमें से हैं। बिसलदेव रास के संपादनकर्ता यहाँ पर पूछा है। ऑप्शन ए आचार्य शुक्ल और दशरथ शर्मा, बी दशरथ शर्मा एवं हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी माता प्रसाद गुप्त और अगरचंद नाहटा, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी और अगरचंद नाहटा। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माता प्रसाद गुप्त और अगरचंद नाहटा जो हैं वो बिसलदेव रास के संपादन करता हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। बिसलदेव रासों से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्यों हैं उसे भी हम देख लेते हैं। तो बिसलदेव रासों जो है यह जो है एक सुप्रसिद्ध काव्य है। इसमें कुल 4 खंड है। कितने खंड हैं? तो कुल 4 खंड हैं। इसमें जो है मालवा नरेश भोज परमार की पुत्री राजमती से सांभर नरेश बिसलदेव के विवाह का वर्णन है। द्वितीय खंड इसका प्रथम खंड में है। द्वितीय खंड में बिसलदेव जो है राजमती से रूठकर उड़ीसा चले जाते हैं। तृतीय खंड में राजमती जो है बिसलदेव जब उड़ीसा चले जाते हैं तो उनका विरह का वर्णन है। और अंतिम खंड में कह सकते हैं कुल मिलाकर पुनः बिसलदेव और राजमती का मिलन होता है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब बिसलदेव रास जो है हिंदी परिषद प्रकाशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद से प्रकाशित माता प्रसाद गुप्त और अगरचंद नाहटा द्वारा 1953 में संपादित क्या है? तो एक पुस्तक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आदिकालीन हिंदी कवि जो अमीर खुसरो है उनके विषयक कौन सा तथ्य सही नहीं है, यानी उनके विषयक में यहाँ पर कौन सा तथ्य सही नहीं है? प्रथम तथ्य ऑप्शन ए में है उनकी पहेलियाँ मुकरियाँ और 2 शकुने हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हैं, यह बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है उनकी रचनाओं में खड़ी बोली काव्य भाषा बनाने की प्रयास करे थी, यह भी सही है। उन्होंने जन जीवन के साथ घुल मिलकर काव्य रचना की, यह भी बिल्कुल सही है। उनका लक्ष्य जनता को धर्मोपदेश देना मात्र था, यह ऑप्शन क्या है? तो असंगत है, तथ्य सही नहीं है, क्योंकि उनका उद्देश्य जनता को धर्मोपदेश न देना, जनता को मनोरंजन करना था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। तो अमीर खुसरो का जो जन्म है वो 1253 ईस्वी में आधुनिक एटा जो उत्तर प्रदेश है वहीं की पटियाली नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। इनकी पहेलियाँ मुकरियाँ 2 शकुने हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध है। इन्हें खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है या फिर खड़ी बोली का आदि कवि माना जाता है। इन्हें तूतीय हिंद या हिंद का तोता भी कहा जाता है। इन्हें सितार के आविष्कार का श्रेय भी दिया जाता है। और इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं जो प्रतियोगी परीक्षा में आते हैं, पहेलियाँ मुकरियाँ 2 शकुने गजल आदि इनकी क्या है? तो प्रसिद्धि के आधार हैं। और ये काव्य रचना जनता को मनोरंजन के उद्देश्य से काव्य रचना करते थे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किस रचना के आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए? बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किस रचना के आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए? ऑप्शन ए पदावली, ऑप्शन बी कृतिलता, ऑप्शन सी कृति पताका, ऑप्शन डी लिखनावली। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पदावली। उनकी रचना जो पदावली है उसी रचना के आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए। पदावली जो है वो उनकी प्रसिद्धि का आधार है और इसकी भाषा क्या है? तो मैथिली भाषा है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हुए चलते हैं। तो यहाँ पर विद्यापति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो पदावली की जो भाषा मैथिली है, जो एक गीति काव्य है। याद रखिएगा, विद्यापति की जो पदावली है, जिनके आधार पर इनको मैथिल कोकिल कहा गया है, ये पदावली एक गीति काव्य है। अब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों को क्या कहा है? तो मादकता का, यानी पदों की मादकता का नागिन की लहर कहा। याद रखिएगा, नागिन की लहर कहा है। और यही रचना विद्यापति का मैथिल कोकिल आखिर कहा गया है। तो पदावली रचना के आधार पर इनको, विद्यापति को मैथिल कोकिल से प्रसिद्ध हैं, इनको कहा गया है। इनकी अन्य उपाधियाँ भी है। अभिनय जयदेव, जो राजा शिव सिंह द्वारा इनको अभिनय जयदेव कहा गया है। इनके कई अन्य उपाधियाँ हैं। कवि शेखर, खेलन कवि, वयंग संधि के कवि, कवि कंठहार, दशावधान, ये सभी इनकी अन्य नाम हैं। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विवरण सही नहीं है? इनमें से कौन सा विवरण जो है वह सही नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। इनमें से कौन सा विवरण जो है वह सही नहीं है? अब एक एक ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन है, सिद्धों की वाम मार्गी भोग साधना की प्रतिक्रिया में नाथ पंथियों की हठ योग साधना प्रारंभ हुई। यह ऑप्शन बिल्कुल सही है। जैन साहित्य आचार, रास, फागु, चरित आदि शैलियों में रचा गया। यह भी बिल्कुल सही है। हिंदी प्रदेश के पूर्वी भाग में जैन साधुओं ने हिंदी कविताओं के माध्यम से जैन मत का प्रचार प्रसार किया। यह ऑप्शन क्या है? तो गलत है। सिद्ध साहित्य बौद्ध धर्म की ब्रजयान उपशाखा से विकसित हुई। यह भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। यह कवि हिंदी काव्य धारा के प्रथम स्पष्टा थे। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन बी मिश्र बंधु, ऑप्शन सी शिव सिंह सेंगर, ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन, यह कथन जो है राहुल सांकृत्यायन का है। आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी को क्या कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने पुरानी हिंदी को प्राकृताभास हिंदी कहा है। जबकि राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि जो है वो किनको माने? तो सरहप्पा को मानते हैं, और सर्वसम्मत द्वारा भी सरहप्पा हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, इस पुस्तक की भाषा को कवि ने स्वयं अवहट कहा था। इसमें बीच बीच में मैथिली भाषा का भी प्रयोग आ गए हैं। भाषा के अध्ययन की दृष्टि से इस पुस्तक का महत्व है ही। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन किस कृति के संदर्भ में है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, याद रखिएगा। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कृतिलता। क्या हो जाएगा? कृतिलता इसका क्या हो जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, साधारणतः सन ईस्वी की 10वीं से लेकर 14वीं शताब्दी तक के काल को हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा जाता है। हिंदी के प्रारंभिक काल विषयक यह कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी राम कुमार वर्मा, ऑप्शन डी डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा, यानी आदिकाल नामकरण किया है। और इनकी पुस्तक का भी नाम है हिंदी साहित्य का आदिकाल। और उन्होंने हिंदी साहित्य का जो आदिकाल का जो समय माना है वो 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक माना है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को भी हम देख लेते हैं। तो हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल के विषय में उपर्युक्त कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य है कि इस युग का नाम जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही दिया है, याद रखिएगा। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। जबकि रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या कहा? तो वीर गाथा काल कहा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने चारण काल कहा। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार वास्तव में आदिकाल ही एक ऐसा नाम है जिसे किसी न किसी रूप में सभी साहित्यकारों ने स्वीकार किया है। इसलिए हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को हम आदिकाल के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, चौपाही दोहे का सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है। जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध है
उससे लगता है कि पूर्वी प्रदेश के बौद्ध सिद्धों ने ही इस शैली में लिखना शुरू किया था। अब सरहप्पा विषयक यह कथन किसका है? ऑप्शन ए राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन बी राम कुमार वर्मा, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह जो कथन है यह सरहप्पा के विषय में है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पर कौन सी रचना या रचनाकार से सुमेलित नहीं है, एक एक करके सभी प्रश्नों को देखते हैं। चंदन बालारास आसगु, अस्तुली भद्ररास विजय सेनसुरी, उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर पंडित, वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर। अब इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि विजय सेनसुरी की जो रचना का नाम है वो रेवंत गिरिरास है, स्थूली भद्र रास नहीं है, रेवंत गिरिरास है। तो यह जो ऑप्शन है यह क्या है? तो असंगत है, सुमेलित नहीं, क्योंकि स्थूली भद्र रास के जो रचयिता हैं वो हैं जिन धर्म सूरी हैं। कौन है? जिन धर्म सूरी हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। कुवलई माला कथा के लेखक कौन है? कुवलई माला कथा के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए है सोमप्रभ सूरी, बी है उद्घोतन सूरी, सी है धर्म सूरी और डी है मुनि जिन विजय। तो कुवलई माला कथा के रचनाकार कौन है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उद्घोतन सूरी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है? पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है? ऑप्शन ए राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन बी दशरथ ओझा, ऑप्शन सी डॉक्टर रामविलास शर्मा, ऑप्शन डी शिव सिंह सेंगर। तो शिव सिंह सेंगर इसका क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। शिव सिंह सेंगर ने पुष्य पुंड यानी पुष्पदंत को हिंदी का क्या माना है? तो प्रथम कवि माना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है। अब यहाँ कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को भी हम देख लेते हैं। तो मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक भी माना है। मिश्र बंधुओं ने डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को क्या माना है? हिंदी का प्रथम कवि माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल राजा मुंज को हिंदी का आरंभ यानी उन्हीं से मानते हैं, याद रखिएगा। अब राहुल सांकृत्यायन जो है वो जो समय जो याद रखिएगा, राहुल सांकृत्यायन जो है 769 ईस्वी के यानी कवि सहरपाद का जो समय जो दिए हैं 769 ईस्वी दिए, याद रखिएगा। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शलिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक किससे संबंधित है? रत्नाकर जोपम कथा जो पुस्तक है वो किससे संबंधित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ये है महायानी सिद्ध से, ब्रजयानी सिद्ध से, नाथ से या जैन से। तो रत्नाकर जोपम कथा किससे संबंधित है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्रजयानी सिद्ध से। और ब्रजयानी सिद्ध जो है याद रखिएगा बौद्ध धर्म में दो भागों में, दो संप्रदायों में बढ़ गया था, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान, जिसमें से हीनयान शाखा से ही ब्रजयान शाखा हीनयान शाखा से विकसित हुआ और ब्रजयानी ही आगे चल के सिद्ध के रूप में प्रसिद्ध हुए। याद रखिएगा सिद्ध साहित्य का जो विकास हुआ है वो जो है वो बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा से हुआ है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है जेहाल मिसकी मकुन तगाफुल दुराई नैना बनाई बतिया। यह प्रसिद्ध पंक्ति के रचनाकार हैं। यह प्रसिद्ध पंक्ति के क्या है? तो रचनाकार कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह प्रश्न कई बार प्रतियोगी परीक्षा में यह प्रश्न आ चुका है। ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन सी रज्जब, ऑप्शन डी मलिक मोहम्मद जैसी। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमीर खुसरो। याद रखिएगा अमीर खुसरो से संबंधित बहुत सारे प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में आते हैं। अब यहाँ अमीर खुसरो से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को हम देखकर चलते हैं, क्योंकि सब कुछ अध्ययन करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। अमीर खुसरो को तूतीय हिंद कहा जाता है या हिंद का तोता भी कहा जाता है। अमीर खुसरो की जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सखुने, गजल आदि। कबीर की प्रसिद्ध पंक्ति क्या है? तो जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं तो मैं नहीं। ये कबीर की महत्वपूर्ण पंक्ति है, याद रखिएगा। रज्जब दादू दयाल के प्रिय शिष्य थे, ये भी याद रखिएगा। रज्जब किसके शिष्य थे? तो दादू दयाल के प्रिय शिष्य थे, याद रखिएगा। रज्जब ने एक दोहा लिखा है
दाई जैसा गुरु मिला शिष्य रजबसा जान। याद रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण पंक्ति है। मलिक मोहम्मद जायसी की जो है वो प्रमुख सूफी कवि हैं। कौन है? तो प्रमुख सूफी कवि हैं जिन्होंने पद्मावत जैसे महाकाव्य की रचना की। और मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं ये क्या है? तो ये सभी जो रचनाकार हैं ये भक्ति काल से संबंधित है। जायसी की अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, चित्ररेखा। जब हम भक्ति काल का एमसीक्यू करेंगे उसमें मलिक मोहम्मद जायसी को विस्तार से पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निर्भय भीम वयायोग के लेखक हैं। निर्भय भीम वयायोग के लेखक हैं। ऑप्शन ए धनपाल, ऑप्शन बी राजशेखर, ऑप्शन सी धर्मप्रभ सूरी, ऑप्शन डी रामचंद्र सूरी। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा रामचंद्र सूरी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि एक योगी है? जब आप सिद्ध परंपरा पढ़े होंगे आदिकाल में, उसमें सिद्धों की संख्या 84 थी। 84 सिद्धों में से उसमें कुछ योगिनी भी थी। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में जो दिया उसमें जो है ये 4 ऑप्शन में एक योगी है, बाकी योगिनी है। अब इसमें से कौन योगी है उसको हम देख लेते हैं। तो पुतलिपा जो है एक योगी है, योगिनी नहीं है। जबकि मणिभद्रप्पा, कनकलापा, लक्ष्मीकारा ये सभी क्या है? तो योगिनी, याद रखिएगा। और पुतलिपा क्या है? योगी हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस साहित्यकार ने किया? हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस साहित्यकार ने किया है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल ने, ऑप्शन बी इब्न बतूता ने, ऑप्शन डी अब्बू सईद ने, ऑप्शन सी अब्बू सईद ने, ऑप्शन डी बंदायूनी ने। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब्बू सईद ने हिंदवी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। जबकि हिंदवी शब्द से अमीर खुसरो का जो संबंध है बहुत अधिक रहा है। हिंदवी शब्द से उनकी प्रसिद्धि भी रही है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं का नखशिख वर्णन से संबंधित ग्रंथ है। ऑप्शन ए उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ऑप्शन बी राउर बेली, ऑप्शन सी कुवलय माला कथा, ऑप्शन डी वर्ण रत्नाकर। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राउल बेली, यानी राउल बेली इसका क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। राउल बेल से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, तो यहाँ पर राउल बेल एक शिलांकित कृति है और एक चंपू काव्य है। क्योंकि गद्य पद्य मिश्रित यह काव्य इसलिए चंपू काव्य है। और इसकी जो कृति जो है वर्तमान में कहाँ पर है? तो मुंबई में प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में क्या है? तो सुरक्षित है। और इसी में कलचुरी राजवंश के 7 कन्याओं का नखशिख वर्णन हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ ऑप्शन है राम स्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन बी डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन सी बच्चन सिंह, ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राम स्वरूप चतुर्वेदी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया? अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया? ऑप्शन ए हेमचंद्र, ऑप्शन बी जोइंदू, ऑप्शन सी धनपाल, ऑप्शन डी सोमनाथ। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जोइंदू ने अपभ्रंश काव्य में सर्वप्रथम दोहा काव्य की परंपरा का क्या किया? तो आरंभ किया। याद रखिएगा, हेमचंद्र क्या थे? तो हेमचंद्र जो है अपने समय में एक प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। और इनको जो है हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि भी कहा जाता है। याद रखिएगा, हेमचंद्र को प्राकृत का क्या कहा जाता है? तो पाणिनि भी कहा जाता है। और इनका एक रचना है शब्दानुशासन, जो है एक व्याकरण ग्रंथ है और इनकी प्रसिद्धि का आधार है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस काव्य धारा में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। तो निम्नलिखित में से किस शाखा में, किस काव्य धारा में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया है? ऑप्शन ए सिद्ध साहित्य, ऑप्शन बी जैन साहित्य, ऑप्शन सी नाथ साहित्य, ऑप्शन डी लौकिक साहित्य। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सिद्ध साहित्य। इसका क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सिद्ध साहित्य में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर क्या किया गया है? तो उन्मुख किया गया है। सिद्ध साहित्य में सिद्धों में पंचमाकार यानी मांस, मछली, मदिरा, मुद्रा, मैथुन की दुष्प्रवृत्ति देखने को मिलती है। साधना प्रवृत्ति में शिव शक्ति के युगल रूप की उपासना की जाती है, यानी सिद्धों में शिव शक्ति के युगल रूप की उपासना की जाती है। सिद्धों का चरम उत्कर्ष काल 8वीं से 10वीं शताब्दियों के मध्य था। सिद्धों के विषय में सबसे पहली जानकारी ज्योतेश्वर ठाकुर की जो रचना है वर्ण रत्नाकर में मिलती है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रबर दाई हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रबर दाई हैं। अब यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए केवल कविवित रचयिता हैं, केवल कवित्त के रचयिता हैं। हिंदी के प्रथम महाकवि, बिल्कुल सही है। केवल दोहा और तोमर के रचयिता हैं, व्याकरण में पारंगत हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 3 और 4, ऑप्शन डी 2 और 4। तो इसका बिल्कुल सही जवाब जो है वह हिंदी के प्रथम महाकवि हैं और व्याकरण में पारंगत हैं। ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 और 4 ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जन्म काल के अनुसार यहाँ पर विकल्प दिया हुआ है। तो जन्म काल के अनुसार ये यूजीसी नेट की परीक्षा में यह प्रश्न आ चुका है। तो जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। लुईपा, स्वयंभू, हेमचंद्र, पुष्यदंत, यानी सभी का समय दिया। अब देखिए लुईपा का समय क्या है? तो लुईपा का समय का पता तो नहीं चलता, लेकिन लुईपा जो है, अब यहाँ पर स्वयंभू का समय कितना है? तो 783, स्वयंभू का 783, पुष्पदंत का है 972, हेमचंद्र का है 1088। अब यहाँ पर लुईपा, तो यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा, लुईपा, स्वयंभू, पुष्यदंत, हेमचंद्र। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले इसका ऑप्शन हो जाएगा जो है, सबसे पहले स्वयंभू, स्वयंभू के बाद लुईपा, लुईपा के बाद पुष्पदंत, पुष्यदंत के बाद हेमचंद्र, यानी 2 1 4 3। जहाँ भी ऑप्शन होगा 2 1 4 3 इसका क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो के बारे में सही तथ्य कौन से हैं? उनका जन्म पटियाला में हुआ था। वे निमाजुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी कवियों में से एक थे। उन्होंने कहा था कि मैं हिंदुस्तान का तूती ही, मुझसे जो कुछ पूछना हो फारसी में पूछो। अब यहाँ पर कौन सा विकल्प क्या है? सही है। अब यहाँ 4 विकल्प में देखिए, यहाँ पर कुछ विकल्प सही, कुछ विकल्प सही नहीं है। अब ये देखिए, उनका जन्म पटियाला में हुआ था, यह विकल्प गलत है, क्योंकि अमीर खुसरो को जो जन्म है वो एटा जिले के पटियाला नहीं, पटियाली नामक गांव में, पटियाला नहीं पटियाली होगा, उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली नामक ग्राम में हुआ था। यह विकल्प क्या है? असंगत है। वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, बिल्कुल सही है। तो आपका 2 ऑप्शन सही है, इसको रखिएगा। वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले, ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी कवियों में से एक थे, यह भी सही है। 3 को भी रखिएगा। उन्होंने कहा था कि मैं हिंदुस्तान का तूती हूँ, मुझसे जो कुछ पूछना हो फारसी में पूछो, यह गलत है। उन्होंने कहा था कि मैं हिंदुस्तान का तूती हूँ, मुझसे जो कुछ पूछना हो वो क्या? हिंदवी में पूछो, है ना, हिंदवी में पूछो, हिंदवी में कहते, हिंदवी में पूछो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 और 3 क्या है? बिल्कुल सही है। और यहाँ 2 और 3 ऑप्शन नंबर सी में क्या है? तो 2 और 3 दिया हुआ, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों, आज हम वीडियो क्लास लंबी हो रही थी, आज हम 50 प्रश्नों को देखें। इसी प्रकार अलग अलग क्लासों में हम संपूर्ण आदिकाल को कंप्लीट करेंगे। तो जितने भी साथी हैं वे भारतीय विजन क्लासेस से जुड़े रहें। जो भी साथी भारतीय विजन क्लासेस पर नए हैं, भारतीय विजन क्लासेस को आज ही सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा तो इसके बाद जो वीडियो आएगी वो वीडियो क्लास को आप समय पर देख सकिएगा। तो जो भी साथी अभी तक भारतीय विजन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर दीजिए। जो सब्सक्राइब किए हैं वे वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और
वीडियो को हिंदी भाषी विद्यार्थी तक पहुंचाएं ताकि वे भी इस वीडियो क्लास का लाभ ले सके। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।